दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चाह रहा हूं लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से प्रत्याशी कौन हो। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया एक वेबसाइट के परिणाम के माध्यम से, जिसके अंदर की भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर यह कहा गया कि कृष्णपाल गुर्जर पर विपुल गोयल भारी हैं। उस वेबसाइट ने अपने सर्वे की रिपोर्ट में विपुल गोयल को 60% के साथ फेवरेट दिखाया। इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी से, हालांकि उस वेबसाइट ने तो कांग्रेस को सर्वे में जहां तक मैंने देखे हैं परिणाम नहीं लिया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात होगी, एनडीए के प्रत्याशी की बात होगी और अगर उसके सामने कांग्रेस की यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात नहीं हुई तो फिर वो चर्चा बेमानी साबित होगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने चला हूं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन जिसके अंदर की फिलहाल दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के हिस्से में मात्र एक सीट गई है, वो कुरुक्षेत्र की सीट है। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि अभी इंडियन नेशनल लोकदल भी क्या आ सकती है इंडिया गठबंधन में। अगर वो आती है और उसके बाद क्या हालात होंगे तो उस पर चर्चा तब की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल भी आ जाती है गठबंधन में तो फिर भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र संभवतः कांग्रेस के पास ही रहेगी। आपको बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि जब ये चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन में आपके पास कौन सी सीट जाएगी, तो फिर कल फरीदाबाद के संसदीय क्षेत्र के कुछ एरियाज़ में जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे भी कुछ लोगों के फ़ोन आए और लोग ये कह रहे थे कि क्या फरीदाबाद सीट जा सकती है आम आदमी पार्टी के खाते में। और निजी बातचीत में हमने लोगों से तब भी कहा था और मेरी इस बारे में चर्चा भी हुई थी करण सिंह दलाल से, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं फरीदाबाद लोकसभा के। तो मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी कि क्या ऐसा हो सकता है। तो करण सिंह दलाल ने बड़े मखौलिया अंदाज में कहा था कि जिन लोगों को मेरी दावेदारी रास नहीं आ रही वो ऐसी बातें चला रहे होंगे। खैर, मैं आपसे इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कौन सा नेता मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। आपको ध्यान हो तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा की जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने उन दावेदारों के नाम आवेदन मंगाए थे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए 7 नेताओं ने अपनी दावेदारी की। जिन 7 नेताओं ने दावेदारी अपनी की, वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले उनके नाम आपको जरूर बता दें और उनका जिक्र जरूर कर लें कि जिन लोगों ने फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन किया। उन लोगों में करण सिंह दलाल हैं जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, पलवल के 5 बार के विधायक हैं। दूसरे जो दावेदार हैं जेपी नागर हैं, 1988 में उपचुनाव लड़ चुके हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर। एक बार मेवला महाराजपुर से विधायक का चुनाव लड़े हैं, दोनों बार चुनाव हार गए थे। तीसरे जो प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया वो मंधीर मान हैं, पिछली बार भी वेटिंग एमपी थे, अब की बार भी फिर तैयारी कर रहे हैं। चौथे जो प्रत्याशी जिन्होंने किया वो आजकल एक बहुत नाम चलता है जगजीत शर्मा का, वीर जगजीत शर्मा, उन्होंने आवेदन किया। 5वां जो नाम है उसके अंदर यशपाल नागर ने आवेदन किया। यशपाल नागर भी पिछली बार भी एमपी वेटिंग थे, अब की बार कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं। छठा जो नाम उसके अंदर ले सकते हैं तो एक मेवात के नेता हैं, उन्होंने नाम दिया अपना, अजमत खां जी के सुपुत्र हैं। तो इन लोगों ने फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए बतौर प्रत्याशी या प्रत्याशी बनने के लिए अपना आवेदन किया। ललित नागर 7वें हैं, जो ललित नागर तिगांव से विधायक थे, हम भूल गए उनका नाम। तो ललित नागर एक दावेदार है। ललित नागर जी को पिछली बार टिकट मिला था और अब की बार उन्होंने फिर आवेदन किया है, हालांकि टिकट पिछली बार कट गया था उनका। तो जिन 7 दावेदारों के मैंने आपको नाम गिनाए, इन प्रत्याशियों में कौन सा नेता मजबूत चेहरा हो सकता है, इन प्रत्याशियों में किस में दम है जो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर इस सीट को जीत ले या फिर भाजपा के प्रत्याशी को मजबूत टक्कर दे दे। एक नाम और भी है इनके अंदर, विजय प्रताप
कांग्रेस के नेता हैं, बड़खल से प्रत्याशी थे पिछली बार 2019 में विधानसभा चुनाव में। तो इन सभी प्रत्याशी जिन्होंने दावेदारी की, अगर सिलसिलेवार आपसे उनसे चर्चा कर लें कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत हो सकता है कांग्रेस की टिकट पर, कौन सा प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जो भाजपा के प्रत्याशी को मजबूत चुनौती दे दे, और कौन सा ऐसा नेता हो सकता है जो कांग्रेस की जो चुनावी वैतरणी है उसके अंदर कांग्रेस की फरीदाबाद में नैया को कम से कम किनारे तक ले आए या किनारे तक ले जाने का मादा रखता हो। अगर आपसे जिक्र करें इन सभी नेताओं के बारे में, सिलसिलेवार शुरू करें, तो सबसे पहले अगर हम नाम यशपाल नागर का ही लें, जो यशपाल नागर जी का मैंने आपसे कहा, फरीदाबाद के अंदर ये कांग्रेस में सक्रिय हैं। पिछली बार भी ये टिकट की दावेदारी थी, हथीन में इन्होंने एक रैली भी की थी, हथीन विधानसभा क्षेत्र में, और कांग्रेस की टिकट के लिए भी पिछली बार भी दावेदारी करते थे, निर्दलीय की दावेदारी भी करते थे। 2019 के चुनाव में यशपाल नागर की गाड़ी खूब घूमती थी, लेकिन बात बनी नहीं, और फिर अब वो वेटिंग एमपी रह गए। अब जब 2024 आया तो 2024 में भी यशपाल नागर ने आवेदन किया, लेकिन लगता नहीं है कि यशपाल नागर कहीं से भी कुछ ऐसा प्रतीत होता नहीं कि वो कांग्रेस की जो नैया है, चुनावी नैया, उसको चुनावी वैतरणी को पार लगाना तो दूर, किनारे लगाना तो दूर, मझधार में जाकर के कहीं हिचकोले ना खिलवाएं। अगर अगले नाम पर चलें तो अगला नाम जेपी नागर साहब का लेते हैं। जेपी नागर एक अच्छे बढ़िया उद्योगपति हैं, कांग्रेस के अंदर पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे हैं, कभी चौधरी भजनलाल जी के बहुत नज़दीक हुआ करते थे जब भजनलाल जी कांग्रेस में हुआ करते थे। स्वर्गीय धर्मपाल मलिक जी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब बड़े नज़दीक हुआ करते थे। जेपी नागर को 1988 के जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था चौधरी रहीम खां के निधन के बाद, उस उपचुनाव में जेपी नागर प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए थे वो लोकदल के प्रत्याशी खुर्शीद अहमद से। एक बार उनको टिकट विधानसभा का मिला मेवला महाराजपुर से, वो तब भी विधायक भी नहीं बन पाए थे, और अब की बार उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के तौर के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी राजनीतिक निष्क्रियता है पिछले काफ़ी समय से, जिस प्रकार से वो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव नहीं दिखते इतने, तो लगता तो नहीं कि वो चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक मजबूत प्रत्याशी हो जाएं, और इसलिए लगता नहीं कि उनके नाम पर कांग्रेस के अंदर कोई ज़्यादा मंथन हो। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर नाम लें तो अगर ललित नागर जी तिगांव से विधायक रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर एक बार 2014 में विधायक बने थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार ललित नागर को कांग्रेस का टिकट अलाट हुआ था। ललित नागर ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी, झंडे डंडे सज गए थे, बोर्ड सज गए थे, लेकिन एन टाइम पर ललित नागर का टिकट कट गया और कांग्रेस से टिकट लेके आ गए थे अवतार सिंह भड़ाना। अब की बार भी ललित नागर की कहीं ना कहीं कुछ दावेदारी सामने आती है कि ललित नागर भी क्या दावेदार हो सकते हैं। ललित नागर एक बार के विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काफ़ी नज़दीक समझे जाते हैं, कभी गांधी परिवार के बहुत नज़दीक माने जाते थे, लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, राजनीतिक चर्चाएं बताती हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की जो नज़दीकियां कभी रही होंगी ललित नागर से, कहा जाता है कि अब वो नज़दीकियां नहीं हैं। और अगर ललित नागर पर कांग्रेस का विश्वास होता तो मैं ये समझता हूं कि 2019 के चुनाव में विश्वास हो जाता। इसलिए अगर 2024 के चुनाव में लोकसभा टिकट की बात सोच के चलें तो लगता नहीं है कि ललित नागर पर कांग्रेस ज़्यादा भरोसा जताए। अगर अगला प्रत्याशी का नाम लें तो फरीदाबाद से ही आते हैं, तो उस पर नाम ले सकते हैं हम विजय प्रताप जी का। महेंद्र जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, वो भी कद्दावर नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जब 1987 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, चौधरी देवीलाल की लहर थी, उस लहर के अंदर भी महेंद्र प्रताप बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। महेंद्र प्रताप शरीफ नेता माने जाते हैं, उनकी अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है, और महेंद्र प्रताप के बेटे हैं विजय प्रताप, और विजय प्रताप ने चुनाव के लिए दावेदारी की है। अगर दोनों पहले पिता पुत्र की बात ही करें तो महेंद्र प्रताप के बारे में आप ये मान सकते हैं, जो मैंने सब कुछ पहले आपको बता ही दिया,
लेकिन महेंद्र प्रताप जी राजनीतिक रूप से संन्यास ले चुके हैं। वो खुद कई बार कह चुके हैं कि मुझे अब राजनीति नहीं करनी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2014 का विधानसभा चुनाव वो सीमा त्रिखा से हार गए थे। 2019 का विधानसभा चुनाव महेंद्र प्रताप जी ने खुद लड़ा नहीं और अपने बेटे विजय प्रताप को टिकट दिलवाया कांग्रेस का, और तभी से कहा कि अब राजनीतिक रूप से विजय प्रताप ही कमान संभालेंगे। विजय प्रताप भी 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब उन्होंने, विजय प्रताप ने दावेदारी की तो है लोकसभा के लिए, लेकिन विजय प्रताप की दावेदारी को आप इसलिए मजबूत नहीं मान सकते कि विजय प्रताप का जो असर है वो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल कम हो जाता है। अगर कहीं महेंद्र प्रताप जी की बात होती तो सोचा जा सकता था कि शायद महेंद्र प्रताप जी अगर प्रत्याशी होते हैं तो कुछ उनमें उनका जो वजन था, जो वजूद था, जो अस्तित्व है, वो कुछ अलग राजनीतिक मुकाम है। लेकिन अगर विजय प्रताप जी की बात करें तो संभवतः विजय प्रताप बड़खल विधानसभा क्षेत्र के बाहर कांग्रेस के लिए कोई बड़ा करिश्मा कर पाए, ऐसा प्रतीत होता नहीं। इसलिए लगता नहीं कि विजय प्रताप पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप हरियाणा के लिए तो मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव की एक तरह से ये इबारत लिखने का चुनाव होगा, और दूसरा जिस प्रकार से इंडिया बनाम एनडीए गठबंधनों के बीच लड़ाई है, ऐसे में हर सीट पर इंडिया गठबंधन भी, कांग्रेस भी चाहेगी कि उसके प्रत्याशी ऐसे हों कि जो पार्टी की नैया को चुनावी समर में, चुनावी समुद्र के अंदर कम से कम किनारे तक तो लेकर के आए। इसलिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि विजय प्रताप जी के नाम पर भी मोहर लगना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर अगले प्रत्याशी की बात करें तो मैंने आपको एक नाम बताया था, मंदिर मान, सी गांव के हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में उन्होंने बड़े लंबे चौड़े पोस्टर लगे होते थे उनके। 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी से लड़े, फिर कई जगह और गए, कई जगह चलता रहा उनका सब कुछ। अब जब 2024 का चुनाव आया तो उनके भी इश्तेहार बोर्ड वगैरह दिखाई देने लगे, उन्होंने भी नामांकन किया था, लेकिन मंदिर मान कहीं से सीरियस कैंडिडेट दिखाई पड़ते नहीं। सोचा नहीं जा सकता कि मंदिर मान भी सीरियस कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर उसके बाद चले तो वीर जगजीत शर्मा हैं। जगजीत शर्मा पलवल जिले से आते हैं और उन्होंने पिछले दिनों से अपना समर सा कर रखा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बुलाया था। जगजीत शर्मा दावेदारी तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समर के लिए जगजीत शर्मा का नाम अगर चलेगा तो शायद कांग्रेस आला कमान उस पर विचार ना करे। अगर अगले नाम पे हम चलें तो मैंने आपको एक हथीन का नाम बताया था, उनका मैं नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन वो अजमत खां जी के परिवार से हैं। अजमत खां जी का एक अच्छा अस्तित्व रहा है, लेकिन उनके बारे में भी सोचा नहीं जा सकता, और खासकर मेव नेता को फरीदाबाद लोकसभा के लिए विचारणीय भी नहीं किया जाएगा। अब आपसे अंतिम नाम की चर्चा करें तो वो नाम आएगा करण सिंह दलाल। हरियाणा सरकार में 5 बार विधायक रहे। करण सिंह दलाल का हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद है, अपना एक अस्तित्व है, उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है। और करण सिंह दलाल को जो राजनीति में जो रुचि रखते हैं वो ये जानते हैं कि करण सिंह दलाल ने राजनीति के अंदर बड़े बड़े सूरमाओं से टक्कर भी ली है, चाहे वो चौटाला परिवार से हो। जब वो 1991 में पहली बार एमएलए बने थे तो लोगों को वो बड़ा उनका याद आती थी बातें, जब वो चौधरी भजन लाल जी के बारे में कहा करते थे। वो चुनाव भी ध्यान होगा 2000 का विधानसभा चुनाव, जिसके अंदर कि वो पहले चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी में विधायक थे, मंत्री थे, बात नहीं बनी थी। विधायक जी होते हुए, मंत्री होते हुए चौधरी बंसी लाल जी के साथ में मनमुटाव हुए, पार्टी छोड़ी, पहले वो बीजेपी में गए। इंडियन नेशनल लोकदल के जो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी से भी उन्होंने ठीक ठाक करने की कोशिश की, बात बनी नहीं, लेकिन फिर भी वो 2000 का विधानसभा चुनाव लड़के। और उस समय जबकि हरियाणा के अंदर लहर थी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था, तब भी वो बड़े भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे। उसके बाद में समय समय पर, हालांकि वो करण सिंह दलाल 2009 का विधानसभा चुनाव तो वो थोड़े अंतर से हारे थे सुभाष चौधरी से, लगभग 5-6 हज़ार वोटों से, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव वो दीपक मंगला से बड़े अंतर से हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी करण सिंह दलाल का, भले ही वो चुनाव तो हार गए, लेकिन राजनीतिक जो वजूद है, राजनीतिक क्षेत्र में जो नाम है, वो करण सिंह दलाल का बड़ा नाम है। और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, जो फरीदाबाद लोकसभा है, तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर पलवल और फरीदाबाद 2 जिले हैं। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें, पलवल, हथीन और हुडल, और फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें। मैं फरीदाबाद की आपसे 5 कहूँगा पहले अभी, कि फरीदाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटें, फरीदाबाद की जो 5 सीटें, बल्लभगढ़, तिगांव, फरीदाबाद, एनआईटी और बड़खल,
एक इनके बीच में जो 9वीं विधानसभा सीट है वो पृथला विधानसभा सीट है, ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा सीट है। आधा हिस्सा पलवल में है, आधा फरीदाबाद में है। तो पलवल जिले में आप मान लें तो करण सिंह दलाल पलवल जिले के अंदर तो अपना अच्छा खासा वजूद रखते हैं, चाहे वो हथीन विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो होडल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो पृथला विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो चाहे वो पलवल, हथीन, होडल और पृथला चारों विधानसभाओं में। अगर आगे फरीदाबाद में आएंगे तो फरीदाबाद के जिले के अंदर भी राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं, ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो करण सिंह दलाल का नाम ना जानता हो। और अगर इन सब प्रत्याशियों के जो नाम लिए थे मैंने, इनके अलावा कोई अगर पैराशूटी प्रत्याशी नहीं आता, इन्हीं प्रत्याशियों में से चयन होता है अगर, तो फिर आप मान लें कि इन प्रत्याशियों के अंदर करण सिंह दलाल सबसे मजबूत दावेदार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी से चाहे कृष्णपाल गुर्जर ही प्रत्याशी हो या फिर कोई और आ जाए, अगर उनको कोई मजबूत दस्तक, कोई चुनौती दे सकता है तो फिर वो करण सिंह दलाल हैं। और मान लिया जाए कि फरीदाबाद लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आज जबकि गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, अगली तो पता नहीं क्या होगा राजनीति के अंदर, कौन सा नया क्या कुछ होता है, लेकिन इस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जिन लोगों के जिन चेहरे सामने आ रहे हैं, जिन लोगों ने आवेदन किया टिकट के लिए, अगर इन्हीं लोगों में से किसी को टिकट मिलता है, इन्हीं लोगों में से किसी को दावेदार बनाया जाता है, कैंडिडेट बनाया जाता है, तो फिर करण सिंह दलाल सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारा आकलन है, क्या फरीदाबाद लोकसभा के लिए कांग्रेस से करण सिंह दलाल हो सकते हैं या कोई और चेहरा हो सकता है? आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद के अंदर क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे भी पाएगी? और आपको क्या लगता है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से कोई इतिहास दोहरा देगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।